नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद और निस्संदन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जो कि ये पूरी घटनाएं हैं। ये जो ये विवाद हैं तो 1833 से 1853 के मध्य के हैं ये सब। तो इस पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। 1833 से 1853 के मध्य जितने भी पाश्चात्य विवाद हुए हैं और उन्हीं को ये नाम दिया गया था। तो हमने भी पीछे जो चैप्टर 7 हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो उस पर हमने देखा था कि भारतीयों की शिक्षा के संबंध में कंपनियों के अधिकारियों में मतभेद था और इसी प्रश्न को लेकर दो प्रमुख दल उत्पन्न हो गए थे, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। अब देखिए, प्राच्यवादी कौन है? जो प्राच्यवादी है, इस दल में कंपनी के पुराने अधिकारी थे। सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा स्थापित करके प्राच्यवादी नीति के विचार को व्यक्त किया था और इसी नीति के अनुसार डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया था। मिंटो ने भी इसी नीति का समर्थन किया था और बंगाल की लोक शिक्षा समिति में प्राच्यवादी नीति के समर्थकों का बहुमत था। इसमें बंगाल के शिक्षा सचिव एवं प्राच्यवादी दल के नेता H.T. प्रिंसेप तथा समिति के मंत्री H.H. विल्सन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय मिलते हैं। और 1813 की आज्ञा पत्र के अनुसार 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने का अधिकार इसी समिति को प्राप्त था। समिति में प्राच्यवादी नीति के समर्थकों का बहुमत होने के कारण प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए कॉलेजों का निर्माण किया गया था। विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी गई थीं एवं प्राच्य भाषाओं के ग्रंथ प्रकाशित किए गए थे। वस्तुतः कूटनीति परायण प्राच्यवादी संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य पर आधारित शिक्षा देकर भारतीयों को जातियों एवं धर्मों में विभक्त रखना चाहते थे, जिसमें कि नवनिर्मित ब्रिटिश राज्य को क्षति न पहुँचे। और प्रिंसेप का मत था कि भारतीय अंग्रेजी भाषा पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। विल्सन नहीं चाहता था कि भारतीय अंग्रेजी पढ़कर उसके देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक धरातल पर खड़े हो सकें। लेकिन कुछ प्राच्यवादियों का मत था कि पाश्चात्य ज्ञान एवं विचारों के संपर्क में आने से प्राचीन भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और उनका यह भी कहना था कि भारतीय साहित्य में ज्ञान की एक ऐसी अपार निधि है कि उसका अध्ययन यूरोप निवासियों के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार के तर्क देकर प्राच्यवादियों ने प्राचीन संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा को सुरक्षित रखना भारतीयों के लिए हितकर बताया। और पाश्चात्यवादी जो थे, इस दल के कंपनी के नवयुवक अधिकारी और मिशनरी सम्मिलित थे और उनका कहना था कि प्राच्य शिक्षा पद्धति मरणासन्न है और उसको पुनर्जीवित करना असंभव है। उनका मत था कि अरबी और फारसी एवं संस्कृत साहित्य के में रूढ़वादिता एवं संकुचित विचारों के अतिरिक्त किसी भी लाभप्रद ज्ञान की खोज करना व्यर्थ है। यूरोप में विज्ञान के अध्ययन के कारण औद्योगिक क्रांति हो रही थी और नवीन आविष्कार किए जा रहे थे। अतः प्राच्यवादी भारत की प्रगति के लिए अंग्रेजी शिक्षा द्वारा पाश्चात्य विचारों के प्रसार के पक्ष में थे। इनमें भी एक राजनीतिक चाल थी। अंग्रेजों को अपने व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए बाबू वर्ग की आवश्यकता थी और इस निम्न वर्ग के लिए व्यक्तियों को इंग्लैंड से न लाकर भारतीयों को शिक्षा दे करके उनको तैयार कर लेना ही अधिक विवेकपूर्ण कार्य था उनका। इसके जस्ट बाद आया मैकाले का विवरण पत्र। और जिस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्र रूप धारण कर रहा था, उस समय लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत आए थे और वह अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे और अपने लेखों तथा व्याख्यानों से लोगों में जीवन का संचार कर देते थे। और वह उस युग की उपज था जब अंग्रेज अपने साहित्य एवं संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ समझकर विश्व विजय के लिए अपना अभियान प्रारंभ कर चुके थे और उन्हीं के विचारों से ओतप्रोत मैकाले ने भारत में पदार्पण किया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया और उसने 1833 के आज्ञा पत्र में जो 1813 का जो आज्ञा पत्र था, उसकी शिक्षा संबंधी धारा की व्याख्या करने के लिए तथा 1 लाख की धनराशि को व्यय करने के विषय में कानून सलाह मांगी। अब 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया और इस विवरण पत्र में मैकाले ने प्राच्य साहित्य एवं शिक्षा का खंडन तथा अंग्रेजी माध्यम द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों की शिक्षा का समर्थन किया। और इस विवरण के अंतर्गत बहुत सारे फैक्ट थे। जैसे मैकाले ने सर्वप्रथम साहित्य शब्द को लिया था और कहा था कि इसका अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, न कि संस्कृत, अरबी एवं फारसी के साहित्य से। इसी प्रकार भारतीय विद्वानों से ऐसे विद्वानों का तात्पर्य है कि जो
लाक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से परिचित हो। फिर उसने प्राच्यवादियों के प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को प्रचलित रखने का विचार को लिया और लिखा कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली के प्रशंसकों का तर्क यदि हम मान लें वह ठीक है तो ये परिवर्तनों के विरुद्ध निर्णायक होगा। और इसके पश्चात मैकाले ने शिक्षा माध्यम के प्रश्न को लिया और उसने देसी भाषाओं के विषय में कहा, भारत के निवासों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है तथा वे इतनी अविकसित और गंवारू है कि जब तक उन्हें बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनमें सुगमता से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा। और इस प्रकार मैकाले ने देसी भाषाओं के माध्यम का प्रश्न वाद विवाद से अलग कर दिया। तत्पश्चात उसने संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं की अंग्रेजी में तुलना करते हुए निसंकोच भाव से घोषित किया और एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस विचार को व्यक्त करके मैकाले ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया और उसने संस्कृत एवं अरबी भाषाओं की अपार साहित्य का भी कभी अध्ययन नहीं किया था। फिर भी उसने अपना निर्णय दे दिया। उसने संस्कृत साहित्य का परिहास करते हुए लिखा कि उसमें ऐसे चिकित्सा सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं जिन पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को लज्जा आएगी, और ज्योतिष ऐसा है जिस पर स्कूलों की अंग्रेज बालिकाएं हंस पड़ेंगी। इतिहास ऐसा है जिसमें 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है, एवं भूगोल ऐसा जिसमें शहद तथा मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। मैकाले का प्रस्ताव था कि संस्कृत, अरबी तथा फारसी में लिखे हुए कानूनों की अंग्रेजी में संहिता बनवा दी जाए और उसका कथन था कि केवल कानूनों की जानकारी के लिए संस्कृत, अरबी तथा फारसी के शिक्षालयों पर ध्यान व्यय करना मूर्खता है। अतः उसने प्रस्ताव किया कि उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए और अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा में आकाश पाताल एक करते हुए मैकाले ने लिखा, यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस विशाल ज्ञान भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। और उन्होंने अंग्रेजी के पक्ष में, मैकाले ने अंग्रेजी के पक्ष में कुछ तर्क भी दिए थे, जैसे अंग्रेजी शासकों की भाषा है एवं उच्च वर्ग के भारतीय इसे बोलते हैं। संभव है कि अंग्रेजी पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा बन जाए। ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका में उन्नतशील यूरोपियनों की भाषा अंग्रेजी है और उनका संबंध भारत से बढ़ रहा है। प्राच्य शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, पर अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी स्वयं फीस देने को तैयार है। जिस प्रकार यूनानी एवं लैटिन भाषाओं में इंग्लैंड में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा। भारतवासी अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं, न कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत, और भारतवासियों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है और इसके लिए प्रयास करना सरकार का कर्तव्य है। और इस प्रकार मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों की शिक्षा पर बल दिया। और इसके जस्ट बाद बेंटिक की शिक्षा पद्धति आती है। बेंटिक की स्वीकृति। मैकाले के जो विवरण पत्र पर प्राच्यवादी दल के नेता प्रिंसेप का मत मांगा गया, तो 15 फरवरी 1835 को अपने परिपत्र में प्रिंसेप का जो पत्र रहा उसके प्रगतिशील सुधारक और अंग्रेजी भाषा के समर्थक लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रभावित करने में असफल रहा वो पत्र। परिणाम क्या हुआ कि बेंटिक ने मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान करके 1813 में प्रारंभ होने वाले शिक्षा विवाद का अंत कर दिया और 7 मार्च 1835 के आज्ञा पत्र में बेंटिक ने शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसकी रूपरेखा कई बुकों पर मिलती है इस चीज़ की। उसकी वो जैसे कुछ उसके फैक्ट थे, 3 फैक्ट मिल रहे हैं उसके। जैसे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों में यूरोप साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है, अतः केवल इसी कार्य के लिए शिक्षा संबंधी समस्त धनराशि इसी पर व्यय की जाएगी। प्राच्य शिक्षालयों का बहिष्कार तथा उन्मूलन नहीं किया जाएगा। उन्हें अध्यापकों तथा छात्रों को पूर्ववत वेतन एवं छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। भविष्य में प्राच्य विद्या संबंधी पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन नहीं होगा, क्योंकि इनमें अत्यधिक धन व्यय किया जा चुका है। इन सुधारों से बचा हुआ समस्त धन भारतीयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा अंग्रेजी साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने में व्यय किया जाएगा। भारत सरकार की यह प्रथम घोषणा थी जिसमें अंग्रेजों की शिक्षा नीति का स्पष्टीकरण भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, साधन तथा माध्यम को स्थायी रूप प्रदान किया गया था। वस्तुतः बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा का पक्षपाती था और इस देश की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उसे राजा राम मोहन राय तथा अन्य अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ था। अतः उसे दृढ़ विश्वास हो गया
था कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा अंग्रेजी विचारों से भारतीयों में नवजागरण आरंभ होगा, और भाग्यवश मैकाले के प्रस्ताव ने उसे एक साधन प्रदान किया और उसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित करके अपना निर्णय दे दिया। संस्कृत, अरबी एवं फारसी में पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन स्थगित करके उसने प्राच्य साहित्य की उपेक्षा की, परंतु साथ ही उसने प्राच्य शिक्षालयों को पूर्ववत चलने दिया एवं अध्यापकों के वेतन तथा विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों को जारी रखा। उसके इस कार्य में उदारता की अपेक्षा कूटनीति परायणता की प्रधानता स्पष्ट रूप से झलकती थी। और जो भारतीय शिक्षा का इतिहास रहा, इसमें मैकाले का जो स्थान रहा, तो मैकाले के विवरण पत्र के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में विवादग्रस्त विषयों का निर्माण हो गया और निर्णय भी उसी टाइम हो गया था। कंपनी की ढील मिल शिक्षा नीति से स्थिरता आ गई, और फिर भी मैकाले की अति कटु आलोचना की गई। उसके कार्यों के संबंध में साधारण पर्यावलोकन द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचना एवं शिक्षा के इतिहास एवं उसके स्थान का मूल्यांकन करना युक्तिसंगत बहुत है। मैकाले की जो कुछ प्रमुख उदाहरणाएँ थीं उस टाइम व्यक्तियों में, तो पहली जो अवधारणा रही है उसकी, कुछ व्यक्तियों द्वारा मैकाले भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना जाता है, और यह कथन इस प्रकार असत्य ही है क्योंकि वह प्रथम व्यक्ति नहीं था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की ओर पहला कदम उठाया था। इसके अतिरिक्त उसने इस दिशा में भारतीयों की जिज्ञासा को जागृत भी नहीं किया था। उसके आगमन के पूर्व ही मिशनरी एवं राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण भारत में इस जिज्ञासा का जागरण प्रारंभ हो गया था, और इसको पाश्चात्यवादी दल का जन्मदाता भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका आविर्भाव उसके आने से पहले ही हो चुका था। उसने तो केवल इस क्षेत्र में अंग्रेजी के पक्ष में अपना निर्णय देकर वाद विवाद को सुलझाने में सहायता दी थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि मैकाले ने शिक्षा की आधुनिक संरचना का शिलान्यास अवश्य किया, पर वह भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक नहीं था। और दूसरा मत था कि कुछ लोग मैकाले पर भारतीय भाषाओं के अपमान एवं अवहेलना का दोषारोपण करते हैं, और ये सत्य भी है क्योंकि उसने भारतीय भाषाओं को अविकसित, असमर्थ, अपर्याप्त एवं गंवारू कहकर उनकी घोर निंदा की, परंतु उस पर उनकी अवहेलना करने का आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। इसके विपरीत उसने भारतीय भाषाओं एवं महत्व एवं विकास पर विशेष बल दिया। लोक शिक्षा समिति के प्रधान के रूप में मैकाले ने 1836 की अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत कहा कि हमें देसी भाषाओं के प्रोत्साहन एवं विकास में अत्यधिक रुचि है। हम समझते हैं कि देसी भाषाओं के साहित्य का विकास हमारा अंतिम उद्देश्य है और हमारे सब प्रयास इस दिशा में लग जाने चाहिए। तीसरा जो फैक्ट था, कुछ व्यक्ति मैकाले को राजनीतिक अशांति का कारण मानते हैं, और यह ऐसा आरोप है जिस पर संपूर्ण इंग्लैंड गर्व कर सकता है, परंतु इसका समस्त उत्तरदायित्व मैकाले द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा की नीति पर नहीं रखा जा सकता है। इस नीति की अनुपस्थिति में भी राजनीतिक अशांति हो सकती थी, और इसका कारण यह है कि भारतीय पर्याप्त संख्या में मिशन स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उक्त अशांति में उन पदाक्रांत शासकों का भी हाथ था जिन्होंने अंग्रेजों के भारत में आने से महान क्षति उठानी पड़ी थी। नेक्स्ट जो मत था कुछ लोग का मैकाले पर, यह अंतिम दोषारोपण यह रहा कि यह विशेष शिक्षा द्वारा, अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो परंतु पसंद, विचार, आचरण एवं विद्वत्ता में अंग्रेज हो। इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृत के उपासक वर्ग का निर्माण करके वह भारतीयों में फूट का बीजारोपण करना चाहता था, जिससे कि अंग्रेजी इस देश का सदैव शोषण कर सके, परंतु उसकी यह अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। और इन सब धारणाओं की विवेचना के आधार पर हम निसंकोच कह सकते हैं कि मैकाले के सिर पर सारा दोष मढ़ना युक्तिसंगत न होगा। वस्तुतः भारत उसका सदैव ऋणी रहेगा। उसने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार का बलपूर्वक समर्थन करके भारतीयों में राजनैतिक जागरण, वैधानिक चेतना एवं आर्थिक विचारधाराएं प्रस्फुटित की। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीय पाश्चात्य देशों के समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों से परिचित हुए, और उन्होंने राजनैतिक संघर्ष प्रारंभ करके भारत माता को दासता की बेड़ियों से मुक्त किया। अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी की शिक्षा का समर्थन करके उसने अनजाने ही भारत की भलाई की। वह नहीं जानता था कि उसका विवरण पत्र ऐतिहासिक एवं युग प्रवर्तक सिद्ध होगा। निस्संदेह भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का स्थान अति महत्वपूर्ण है। और इसी के जस्ट बाद जो विवाद का अंत रहा, तो ये ऑकलैंड का विवरण पत्र रहा है। और जैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में त्यागपत्र देकर स्वदेश के लिए प्रस्थान किया था, प्राच्यवादियों ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आवाज़ उठाई, और वे मैकाले की विवरण पत्र और बेंटिक के आज्ञा पत्र से असंतुष्ट थे। उन्होंने देसी भाषा के माध्यम तथा कुछ अन्य बातों पर विवाद आरंभ कर दिया।
और जब लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल नियुक्त होकर भारत पहुंचा, तब उसने स्थिति को पर्याप्त गंभीर पाया और लगभग 4 वर्ष तक विभिन्न मतों का सतर्कता से अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वाद विवाद का आधारभूत कारण आर्थिक सहायता थी। उसने विचार किया कि यदि प्राच्यवादियों को शिक्षा संबंधी व्यय के लिए कुछ अधिक धन दे दिया जाए तो वे शोरगुल मचाना बंद कर देंगे, और इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए उसने 24 नवंबर 1839 को अपने विवरण पत्र में कुछ विचार व्यक्त किए थे। इसे कुछ तक पहला था उनका कि प्राच्य शिक्षालयों की पूर्ववत चलने दिया जाए, उनको उतनी ही आर्थिक सहायता दी जाए जितनी कि बेंटिक के आज्ञा पत्र से पूर्व दी जाती थी। प्राच्य शिक्षालय प्राच्य विषयों की शिक्षण कार्य की उचित पूर्ति करने के पश्चात अंग्रेजी की कक्षाएं खोल सकते हैं। प्राच्य शिक्षालयों में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों में से 1/4 को छात्रवृत्तियाँ दी जाएं। निश्चित धनराशि में से लाभप्रद प्राच्य पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन किया जा सकता है। योग्य अध्यापकों को पर्याप्त वेतन दिया जाए, और इस योजना को पूर्ण करने पे यद्यपि 31,000 रुपया वार्षिक व्यय बढ़ गया, परंतु इससे प्राच्य शिक्षा समर्थक शांत हो गए। वस्तुतः उस समय भूमि कर में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी और उसी अनुपात में शिक्षा के व्यय में भी वृद्धि होनी चाहिए थी, परंतु ऑकलैंड ने अल्प धनराशि देकर ही प्राच्यवादी दल को शांत कर दिया। दूसरी ओर उसने अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन एवं विज्ञानों के प्रचार के लिए 1 लाख से भी अधिक रुपया देकर पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों को प्रसन्न कर दिया। ऑकलैंड का ये विवरण पत्र उसके चातुर्य एवं दूरदर्शिता का परिचायक है, और उसने प्राच्यवादियों को ऐसा मीठा जहर पिलाया कि वे उसकी मीठी बेहोशी में ऑकलैंड की निष्पटुता और नीतिपटुता को न समझ सके। वस्तुतः उसका झुकाव अंग्रेजी शिक्षा की ओर था, और उसने ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बरेली तथा दिल्ली में अंग्रेजी कॉलेजों का निर्माण करके उसकी अभिव्यक्ति की। इन कॉलेजों की स्थापना से अंग्रेजी शिक्षा को निरंतर प्रोत्साहन प्राप्त होता गया, और वह क्रमशः भारतीय भाषाओं, साहित्य एवं संस्कृति पर गहरे काले बादल के समान फैल गई। और इसके बाद जो निस्संदन सिद्धांत रहा भी, इसके पहले एक एडम की योजना आई थी और उसकी स्वीकृत भी हुई थी, जो हम चौथे लेक्चर पर हमने इसको डिस्कस किया था। लॉर्ड बेंटिक ने एडम को बंगाल में देसी शिक्षा की व्यवस्था को जांच करने के लिए नियुक्त किया था, और इस संबंध में एडम ने 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे। एडम बैप्टिस्ट मिशन का मान्य सदस्य था और सच्चा जनसेवक था, परंतु भारतीयों के नैतिक एवं सामाजिक पतन को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया था, और वह अंतःकरण से शिक्षा प्रसार द्वारा उसका मानसिक विकास एवं चारित्रिक उत्थान चाहता था। अतः उसने शिक्षा प्रसार एवं शिक्षा सुधार के साधनों में उपायों के संबंध बहुत सुझाव दिए, और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे उसमें। जैसे पहला उसका सुझाव था कि देसी भाषाओं में भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के सहयोग से पाठ्यपुस्तकों की क्रमबद्ध माला का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण किया जाए। शिक्षालयों के अध्यापकों के कार्यों के निरीक्षण एवं निर्देशन के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। शिक्षकों की दीक्षा के लिए नॉर्मल स्कूलों का निर्माण किया जाए। परीक्षाएं नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत ली जाएं। प्रत्येक ग्रामीण विद्यालयों को अपना व्यय चलाने के लिए भूमि दान दिया जाए। कृषि शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रयोगात्मक फार्म बनाए जाएं, और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुछ जिलों को चुन लिया जाए। और एडम का विश्वास था कि जितने उसके सुझाव थे, उसकी इस योजना को राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारभूत योजना बनाया जा सकता है, और उसकी इच्छा थी कि सरकार इस योजना पर क्रियात्मक पग उठाए, परंतु मैकाले ने उसकी सब आशाओं पर पानी फेर दिया। उसने इस योजना के विरुद्ध अति दूषित रिपोर्ट भेजी। परिणामतः जब वह ऑकलैंड के समक्ष रखी गई तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया था, और जस्ट इसी के बाद निस्संदन सिद्धांत स्टार्ट हुआ था। इस एडम की योजना की अस्वीकृत के बाद नेक्स्ट जो योजना आई थी वो निस्संदन सिद्धांत के नाम से जानी जाती थी। निस्संदन सिद्धांत जो है, इसका अभिप्राय यह था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए, और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। जनसमूह में शिक्षा ऊपर से छन कर पहुँचनी थी, बूंद बूंद करके भारतीय जीवन की हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे को बहे, जिससे कि वह कुछ समय में एक चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों को सिंचित करे। और इसके जो समर्थक थे, भारत में ईसाई धर्म प्रचार का इस सिद्धांत में विश्वास था, और वे समझते थे कि यदि वह इस देश को सवर्ण हिंदुओं को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया जाएगा तो निम्न वर्ग को इस धर्म की स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि इन वर्गों के व्यक्ति उच्च वर्गों के आदर्शों का अनुकरण करते थे। कंपनी कर्मचारियों ने बम्बई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य वार्डन ने 23 दिसंबर 1823 को अपने विवरण पत्र में यह लिखकर इस सिद्धांत की ओर संकेत किया था कि
कि जनसाधारण को थोड़ी सी शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अधिक शिक्षा देना उपयुक्त होगा। कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर 1830 के अपने आदेश पत्र में मद्रास की सरकार को लिखा था कि शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देशवासियों पर प्रभाव है। और मैकाले ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमारी इस शिक्षा द्वारा ऐसे वर्ग की सृष्टि होगी जो रक्त एवं वर्ण में भारतीय होगा, परंतु पसंद, विचार, आचरण एवं विद्वत्ता में अंग्रेज होगा। इन्हीं लोगों का यह कार्य होगा कि वे भारतीय भाषाओं को परिष्कृत तथा संपन्न करके उन्हें जनता तक ज्ञान पहुंचाने के योग्य बनाएं। और मैकाले की इस विचार का बंगाल की लोक शिक्षा समिति ने 1839 में समर्थन किया था और लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया और इसे सरकारी नीति के रूप में घोषित करते हुए लिखा था कि सरकार को समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए जिससे सभ्यता छान छान कर जनता में पहुँचे। और उस समय से लेकर 1870 तक इस सिद्धांत का प्रभाव भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बना रहा है। और इसके जो कारण थे सिद्धांत को अप्लाई करने की, इस सिद्धांत को सरकारी नीति का रूप प्रदान करने के लिए मेन 4 फैक्टर थे। जो पहला था कि ब्रिटिश सरकार को प्रारंभ में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिनको शिक्षित करके एवं उच्च पद प्रदान करके राज्य को सुदृढ़ बनाया जाए, और इसके लिए उच्च वर्ग की शिक्षा ही उपयोगी हो सकती थी, लोक शिक्षा नहीं। सेकंड फैक्टर था, सरकार के पास इतना धन नहीं था कि वह लोक शिक्षा का भार अपने ऊपर ले सकती थी। थर्ड फैक्टर था कि अंग्रेजी माध्यम द्वारा उच्च वर्ग को शिक्षित करके और उसके रहन सहन तथा आचार विचार को परिवर्तित करके निम्न वर्गों को सरलतापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। फोर्थ फैक्टर था, कुछ व्यक्तियों को शिक्षित करके जनसाधारण को शिक्षा का भार उनके ऊपर छोड़ा जा सकता था। और इन सारे सिद्धांतों का भारतीय शिक्षा के रूप में निश्चित कर दिया गया था, जो इन सब के रिजल्ट आए, और सरकारी की नीति के रूप में इसे अधिकारियों का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ था और उच्च शिक्षा की प्रगति तीव्र गति से होने लगी। 1844 में लॉर्ड हार्डिंज की घोषणा अनुसार अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी। फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च शिक्षा की प्रगति और भी तेजी से हो गई। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारतीय इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे, परंतु सरकार ने जिन विचार से इस सिद्धांत को अपनाया था उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई और उच्च वर्ग को शिक्षित करके जनसाधारण तक ज्ञान को नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर आसीन हो जाते थे उनका जनता से कोई संबंध नहीं रह जाता था। इसके अतिरिक्त वे केवल अपने हित का ध्यान रखते थे एवं जन कल्याण की चिंता नहीं करते थे। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो गया जो अशिक्षित निर्धन व्यक्तियों से अपने को श्रेष्ठ समझता था और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि इस वर्ग के अनेक व्यक्ति ब्रिटिश राज्य के स्तंभ के रूप में अपने देशवासियों के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रबल विरोध करते रहे, और इसके विपरीत कुछ अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों ने देश प्रेम की ख्याति प्रज्वलित की और अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भरने का प्रयास किया। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय जागरण प्रारंभ हुआ और अंत में भारत विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराया गया।